80 वर्ष ये लगा हुआ है, 80 वर्ष लगभग मेरी आयु है। ठीक, 80 वर्ष लगभग मेरी आयु है और मैं कुछ समय से शायरी में शौकीन रखता हूँ, चल रहा हूँ इसमें कई सालों से। ये जो आप देख रहे हैं शब्दों का बाजीगर, ये हमने नया पटल शुरू किया था, लगभग फरवरी में शुरू किया था और इसमें आज की डेट में 352 व्यक्ति हैं जो लगभग सारे के सारे कवि हैं, कोई दूसरा नहीं। हमारी हिम्मत पड़ी थी, यहीं एक हमारी महिला कवियत्री रहती हैं, सबसे पहले उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और राजीव जी वहीं थे, मधुबाला जी जिनको मैंने एडमिन बनाया हुआ है अपने साथ, उनका नाम है। उनकी प्रेरणा से मुझे भी प्रेरणा आई कि वो अपने घर में ये आयोजन करती हैं, हर महीने काव्य गोष्ठी करती हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। तो मैंने भी ये सोचा और मेरे मित्र हैं ये चंद्रशेखर जी, इनकी मदद से, ये उनका निवास स्थान है जहां हम बैठे हैं, इनकी मदद से, इनके सारे प्रयत्नों से आज हम तो सफल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबका, जो कविगण आए हैं उनका भी और जो सुनने आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ हृदय से। आप आए महफिल में करते हैं हम आदाब, आप आए महफिल में करते हैं हम आदाब, लो सलाम आपकी शख्सियत है लाजवाब, लो सलाम आपकी शख्सियत है लाजवाब, पलकें बिछाए थे आपके इंतज़ार में कब से, पलकें बिछाए थे आपके इंतज़ार में कब से, खूबसूरत अदा है ऐसी जिसका नहीं जवाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अपने बुजुर्ग साथी जो हैं, मेरे से भी 2-3 साल बड़े भाई हैं, इनका स्वागत करता हूँ। आप सुरेश जी आइए, आप वहाँ से बिटिया से चुन्नी लीजिए जरा, आप आगे आइए प्रभु जी, आगे आइए ना सामने, गले में डालिए इनके। हाँ परिचय देता हूँ। अभी यहीं बैठने की जगह भी दे रहे हैं, साथ साथ स्वागत करते हैं। अब मैं परिचय देता हूँ 2 मिनट पहले। इनका नाम है श्री चरणजीत सिंह जी चरण। मेरे से भी कई सालों पहले से ये इस कविता के लाइन में हैं, मुझे भी इनसे प्रेरणा मिली, मैं भी इनकी लाइन में चल पड़ा और ये हैरान हो गए बाद में, कहते गौर साहब आप तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने सब आपका प्रताप है सर, आपकी प्रेरणा मिली, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, आपका प्यार मिलता रहता है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इसी से सहारे हम सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। तो इनकी कई किताबें भी छपी हुई हैं, साहित्यिक परिचय तो इनका स्वयं ही दे दो ज़्यादा अच्छा है। और आज की महफिल में आपकी अगर अनुमति हो तो मैं इनको अध्यक्ष बनाना चाह रहा हूँ, आपकी इजाज़त हो तो ताली बजाकर स्वागत कर देता हूँ। जो कविगण है क्या मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो उपस्थित कविगण हैं इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इन्होंने सम्मान किया कुलगुरु जी ने, और मेरा परिचय तो इन्होंने बता ही दिया है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ, मुझे 22 साल हो गए हैं रिटायर हुए, और बहुत सी चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। मैं इस लाइन से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद आपका। कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माने। इसके बाद मेरे बुजुर्ग साथी सामने बैठे हैं, श्री सत्यवीर सिंह चौहान जी, आप आइएगा। मेरे साथ बुजुर्ग लगा रहे हो। आइएगा, ये यंग है, सत्यवीर हैं,
सत्यवीर सिंह जी चौहान, ये भी हमारे साथ कवि अध्यापक रहे हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हुआ इन्होंने। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि विज्ञान के प्राध्यापक होते हुए भी कविता में, साहित्य में इतनी रुचि है, कह नहीं सकते सर। छोड़ते ही नहीं हैं, इनकी भी किताबें छपी हुई हैं, मुझे इन्होंने भेंट की थी, मैं भी इनको भेंट करता हूँ जब मैं छापता हूँ। तो आप इनको मैंने बुलाया है और बड़ी खुशी से आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कहते सर आप बुलाए और हम ना आए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मैं हमेशा हर एक से प्यार करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके प्रति मेरा प्यार नहीं है, इसलिए मेरे को प्यार सबका मिलता है, इनका भी बहुत प्यार मिला है। आइए सर, स्वागत कीजिए। छोटा भाई हूँ इनका मैं। डाली आपने कुछ कहना हो तो कह सकते, कहना चाहे तो कह सकते। बिल्कुल कहेंगे सर, आपने शुरुआत ऐसी की है तो जो भी शब्द मेरे साथ जोड़ दिया जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। हम दोनों कैलाश एनक्लेव स्कूल में साथ साथ काम करते थे और वहाँ बाई चांस मेरे पास एक चार्ज था, CBSE का एग्जाम था मेरे पास। नाम तो मेरा था उसमें, लेकिन काम सारा ग्रोवर साहब का था। ग्रोवर साहब ने जिस काम के लिए हाँ कह दी तो इसका मतलब उसमें कोई कमी रहेगी नहीं। तभी से हमारी दोस्ती चली आ रही है, घरेलू संबंध है, अब पारिवारिक संबंध है, बहुत मृदुभाषी है ग्रोवर साहब। कमरा तो ये छोटा है लेकिन इनका हृदय बहुत विशाल है ग्रोवर साहब का। और शायद आप जो साथी लोग इनके बैठे हुए हैं सभी का हृदय बहुत विशाल है, तो उस विशाल हृदय में छोटा कमरा नहीं पड़ेगा। ये आज इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया। बारिश बहुत हो रही थी जब मैं चला, अशोक विहार में बहुत बारिश हो रही थी। छाता लेकर के मैं बारिश में निकला था, छाता लेकर के आया। उनका भाई ग्रोवर साहब ने बुलाया है तो जाऊंगा जरूर, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इसलिए मैं इनकी सेवा में उपस्थित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर आ जाओ सर, आ जाओ। ये हैं श्री राजीव तनेजा जी, हास्य रस के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी भी पुस्तक, मेरी पुस्तक, दोनों की पुस्तक मेले में इस वर्ष छपी थी, प्रकाशित हुई थी, लोकार्पण हुआ था, इकट्ठे ही हुआ था लगभग। और तब से हमारी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई। और इनकी थोड़ी सी मेरे को लग रहा था कि शायद ना आ पाए, पर इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने कमाल कर दिया, कहने लगे नहीं सर आप बुलाएं और मैं नहीं आऊँ, ये नहीं हो सकता, जरूर आऊँगा सर। तो अब भी थोड़ा लेट हो, देखो मैं भागा पीछे, मैं भाई रास्ता मैं खुद लेके आऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, ठीक है। मैंने भाग लिया इनके पीछे। सही, आपने मजाक किया या इन्होंने किया? मजाक तो मैं अंदर अंदर से आ गया। हाँ, ये अंदर अंदर से मैं बार बार ढूंढ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक, नहीं सर। अरे बहन रश्मि सिंह जी को बुला रहा हूँ, आप आइएगा। ले आए तो आज इनका स्वागत कर रही है, मेरी बहू है। बाकी परिचय खुद दे देंगी। मैं रश्मि सिंह, मैं सबसे पहले मेरा प्रथम परिचय तो है कि मैं टीचर हूँ और इस समय मैं प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है जैसे एक नया परिवार मिल गया। जो भी आ रहा है वो टीचर ही है, तो ये ऐसा तार है जो बिना पता नहीं था और जुड़ गया आगे। तो कहीं ना कहीं संयोग जरूर रहा होगा हमारे जीवन में जो आज बना है। तो इस संयोग के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि आवाज बड़ी तेज है और इतना गरजते हैं तो मैं तो डर ही जाता हूँ, तो पता नहीं क्या कह देंगे। आज इनका स्वागत करते मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
बाकी जब आप सुनोगे तो खुद ही पहचान जाओगे कौन है ये। आइएगा सर, चरणजीत जी आप आ जाओ। कर देता हूँ, इनका स्वागत है, बहुत अच्छा, बैठिएगा। वैसे इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, शायद आपको अजीब लगे मेरा कहना, लेकिन हम तो शब्दों के बाजुगर, हमें शब्दों से ही शब्द निकालने आते हैं। इनका नाम है अंकुर है सर। अंकुर कहाँ पैदा होता है? धरती में। लेकिन साथ में इनका नाम इंदु है। इंदु कहाँ होता है? इंदु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। वो कहाँ होता है? आसमान में। हम इनसे यही आशा करते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, उस ऊंचाई तक पहुँचें और हमारा भी नाम रोशन करें कि हम इनके कभी सहयोगी रहें। ठीक है बेटा, देना वो डालेगा। अपने समय पे कहेंगे। पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे। पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे, मैंने अपनी माँ का नाम अपनाया है। पिता का नाम सब लगाते हैं अपने नाम के आगे, मैंने अपनी माँ का नाम अपनाया है। ये हक आखिर क्यों ना दूं उन्हें मैं, पिता से बढ़कर 9 महीने अपने खून से खींच कर उन्होंने मुझे दुनिया में लाया। राम राम सभी को, मैं हूँ कवि अंकुर इंदु अग्रवाल। इंदु अग्रवाल मेरी माता जी का नाम है। ओहो, अच्छा, मैंने समझा था मेरे सामने बैठे हैं। हाँ आइए ना सर, आपके पास है ना, बताइए। एक है ना? हाँ कोई बात नहीं, यही दे दीजिए, नहीं तो हार रखे हैं हमारे पास। अरे सर ये हक है, हमारा हक है आपका स्वागत करना। आपको आप आ जाओ सर, आप आ जाओ सर, दोनों में। और हमारा मन किया कि आज इनको भी अपने साथ रखा जाए, क्योंकि इससे अगला कार्यक्रम हमारा दूसरा जो ग्रुप है, कलाकार मंच, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें किया जाएगा। और उसमें ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके ये मेंबर हैं। तो इसलिए इनको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीके से होगा कार्यक्रम, और आपको आना है, ये बताने के लिए इनको आज बुलाया गया है। और हमारा पूरे कार्यक्रम आपके सामने आप देखेंगे, वीडियोग्राफी करते रहेंगे आप, और अपना कार्यक्रम भी देखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अनिल कुमार सेठाना, और इतने सारे टीचरों में एक स्टूडेंट, और जिस बच्चे को सबसे पहले बुलाया जाता है तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है। क्लास में सबसे पहले तू आएगा और डर उसको लगता है सबसे ज्यादा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर जी का स्वागत करना चाहता हूँ, उनको आगे बुला रहा हूँ, प्लीज आगे आ जाए। आगे आइए ना सर। हमारे मनमोहन जी इनको माला पहनाएंगे, माला पहनाओ सर। ठीक है सर, कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक, बैठिए। आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जो भी सज्जन आए हैं, मातृशक्ति हैं, पितृशक्ति हैं, सबका स्वागत है। और मैं प्लीज शुरुआत करते हैं, आपकी आज्ञा हो तो करें। सबसे पहले मैं अंकुर जी को निवेदन करूंगा, क्योंकि अंकुर सबसे छोटा होता है। वैसे ही बच्चा है जो आयन वॉल्यूम यही करेंगे सर, मुझे नहीं आता करना। हाँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ। आदरणीय मधुकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शब्दों के बाजीगर संस्था के माध्यम से मुझ जैसे एक नई कलम को आप जैसे वरिष्ठ कवियों के बीच में स्थान दिया। और मंच पर मौजूद सभी से मैं आज्ञा लेना चाहूँगा अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने के लिए। हम प्रेम और श्रृंगार पे कविता लिखते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और उसके पहले जब पहलगाम पर हमला हुआ, तो उसी रात मेरी मधुकर जी से वार्तालाप हुई
और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेम और श्रृंगार पे तो कविता लिखते हो, लेकिन क्या आपका खून नहीं खौल रहा आज की घटना को देखते हुए? तो मैंने उनको 4 लाइनें लिख के भेजी। मैंने उनसे कहा, कलम से ललकार नहीं, कलम से ललकार नहीं मिसाइलों की बौछार होगी, कलम से ललकार नहीं मिसाइलों की बौछार होगी, तनिक का इंतजार करिए अब की सीमा पीओके पार होगी। बहुत अच्छा। तो वो पीओके पार जाने का ख्वाब तो अभी अधूरा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और उसका जश्न अगर हमारी कलम ना मना पाए तो हमारी कलम जो होगी वो अधूरी रह जाती। तो उस पर ही मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, तो आपकी आज्ञा चाहूँगा। सिंदूर चढ़े हनुमान को, सिंदूर चढ़े हनुमान को, या मांग में भरा जाए, पर उसका रंग तो तब चमके हरे देश को लाल जब कर आए। बहुत अच्छे। सिंदूर चढ़े हनुमान को, या मांग में भरा जाए, पर उसका रंग तो तब चमके हरे देश को लाल जब कर आए। वाह भाई वाह। बहनों की मांग से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ और उसका जश्न अगर हमारी कलम ना मना पाए तो हमारी कलम जो होगी वो अधूरी रह जाती। तो उस पर ही मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, तो आपकी आज्ञा चाहूँगा। सिंदूर चढ़े हनुमान को, सिंदूर चढ़े हनुमान को, या मांग में भरा जाए, पर उसका रंग तो तब चमके हरे देश को लाल जब कर आए। बहुत अच्छे। सिंदूर चढ़े हनुमान को, या मांग में भरा जाए, पर उसका रंग तो तब चमके हरे देश को लाल जब कर आए। वाह भाई वाह। बहनों की मांग से उजड़ा था, दहशत में वो दिन गुजरा था, धर्म पूछ कर उन हिजड़ों ने गोलियों से करवाया मुजरा था, धर्म पूछ कर उन हिजड़ों ने गोलियों से करवाया मुजरा था। सोचा उन दहशत गर्दों ने भारत में दंगे करवाएंगे। मंशा तो यही थी कि हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़ा दिया जाए और खून की नदियां बहा दी जाए। सोचा उन दहशत गर्दों ने भारत में दंगे करवाएंगे, हर ओर लहू नदियों सा बहेगा उनके आका मुस्काएंगे, हर ओर लहू नदियों सा बहेगा उनके आका मुस्काएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, शेर मोदी यहाँ राजा है, शेर मोदी यहाँ राजा है, ये बात वो भूल न पाएंगे। जिसने उनको फाड़ा चीरा टुकड़े टुकड़े हो, वो अब 72 हूरों के भी काम ना आएंगे। वाह भाई वाह। शिव ने त्रिनेत्र को खोला था। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सब एक साथ चंद मिनट के लिए एक्टिवेट हुए थे। और क्या हुआ था सुनिएगा। शिव ने त्रिनेत्र को खोला था, 22 मिनट ब्रह्मांड डोला था, मिसाइलों की हुंकार हुई, हर तरफ आग का गोला था, मिसाइलों की हुंकार हुई, हर तरफ आग का गोला था। चाइना के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत भरोसा था पाकिस्तान को कि भारत पे हम तो हमला करेंगे लेकिन भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एयर डिफेंस के सब संज्ञा शून्य हुए, परमाणु में ना विस्फोट हुए, घुटनों पर आकर तड़पा वो हाथों में कटोरा लिए हुए, घुटनों पर आकर तड़पा वो हाथों में कटोरा लिए हुए। ऐसे उसको हैं जख्म दिए, ऐसे उसको हैं जख्म दिए, वो कभी भूल ना पाएंगे। फिर से जो करी हरकत अब की, फिर से जो करी हरकत अब की, लाहौर तिरंगा लहराएंगे, लाहौर तिरंगा लहराएंगे। उस नापाक के टुकड़े कर हम
फिर से जश्न सिंदूर मनाएंगे, फिर से जश्न सिंदूर मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परम आदरणीय मधुकर देलवी साहब, जो पहले कभी आर के ग्रोवर हुआ करते थे, मेरा परिचय उन्हीं से हुआ था। वो नाम पता नहीं इन्होंने कहाँ खो दिया, इसलिए मैं मधुकर देलवी जी से ही संबोधित करूँगा। मंच पर आसीन सम्मानित और प्रतिष्ठित कविगण और मेरे सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी सम्माननीय श्रोतागण, मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मधुकर देलवी जी ने जो ये काव्य गोष्ठी का कार्यक्रम रखा है, इसको सफल बनाए। शुरू में देलवी साहब ने मेरे बारे में कहा था कि ये विज्ञान के अध्यापक रहे, मैं फिजिक्स पीजीटी रहा वैसे तो, लेकिन काव्य गोष्ठी में खड़ा हुआ हूँ मैं। क्यों ऐसा हुआ, ये एक ही मिनट में मैं बताना चाहूँगा आपको। पहली बात, मैं हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कक्षा 12 तक हिंदी अनिवार्य होती है, चाहे किसी ने साइंस स्ट्रीम ली है, कॉमर्स ली है, आर्ट लिया है, कुछ भी लिया हो, वहाँ हिंदी कंपलसरी होगी। और उस हिंदी में कोई ग्रेस मार्क्स तक का नहीं मिलेगा। उसमें यदि एक नंबर भी कम रह गया है तो वो फेल ही होगा, चाहे बाकी विषयों में उसके 90 फेल क्यों ना हो। तीसरी बात, आप भी एक आध जरूर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। मैंने बीएससी एमएससी बीएड भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। दिगंबर जैन बड़ौद कॉलेज से मैंने किया सब कुछ। 69 और 70 में बीएससी मैंने की, 2 साल की ही हुआ करती थी उन दिनों। तो नए नए यूनिवर्सिटी के कोर्स आए थे उस समय, तो वहाँ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ में 4 जनरल कोर्स करने होते थे। 4 सेमेस्टर में एक जनरल कोर्स करना होता था। वहाँ भी मैंने 2 सेमेस्टर में हिंदी को ही एडॉप्ट किया था। इस तरह से मैं हिंदी का ग्रेजुएट भी हूँ। बेशक एमएससी फिजिक्स में की मैंने, फिर हिंदी से मेरा एक बहुत ही अटूट नाता रहा। स्कूल फंक्शंस में केवल मैं शब्दों को पंक्तिबद्ध करके माइक पर जाने का मेरा शौक था, वो मधुकर जी ने देखा और इसलिए मेरे कवि की श्रेणी में मुझे रख दिया। कवि तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने बुलाया मुझे, मैं आ गया। बहुत ही मधुर संबंध इनके साथ मेरे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जल पियोगे? इस संसार में, विशेषकर इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, हमारे कुछ सामाजिक रिश्तों में हम बंधे हुए होते हैं। हर किसी से हमारा कोई ना कोई सामाजिक रिश्ता, सामाजिक संबंध होता है, लेकिन उन सामाजिक संबंधों में उतार चढ़ाव, धूप छाव और जलन, ईर्ष्या, वैमनस्य, दिखावा, अपनापन कहीं कहीं मिलता है। ये अलग बात है कि मधुकर जी से मुझे बहुत ज्यादा अपनापन मिल रहा है और मिलता रहेगा, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर हम जाएं तो रिश्तों में बहुत गड़बड़ झाला है। हमें बहुत दुख तब होता है जब हमें पता चलता है कि हम किसी व्यक्ति को
बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे थे। और जब भेद होता है कि उसके दिमाग में तो हम कुछ भी नहीं थे, केवल अहमियत हम ही दे रहे थे। इसलिए मैंने मधुकर जी से पूछा भी कि कोई विशेष विषय हो गोष्ठी का तो वो बताइए, मैं उसी रूप में आऊंगा। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी विशेष विषय नहीं है, आप किसी भी विषय पर अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक भी संबंध ही है। मेरी कविता है संबंध, जो कि मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो तर्क मैंने रखे हैं, जो सिमिलीज मैंने रखी है, उपमाएं जो दी हैं, वो मेरे खुद के अनुभव हैं, जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद अनुभव किए हैं। बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं, बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं, मन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं। मेरी कविताओं में चूंकि मैं विज्ञान का अध्यापक रहा हूं तो वैज्ञानिक शब्द भी आएंगे, वैज्ञानिक विचारधारा भी मिलेगी आपको। हैं महल शीशों के ये जीवन के सभी रिश्ते, हैं महल शीशों के ये जीवन के सभी रिश्ते, हल्की आहट तो धरा की सह नहीं सकते, बड़े भूचालों से भला बच पाएंगे कैसे, जरा सा मुंह फेरने से ही धरा को छू जाते हैं। बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं, मन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं। है शांत जल में बिंद से जीवन के ये संबंध, है शांत जल में बिंब से जीवन के ये संबंध, हिलने से पहले ही तो रह सकते हैं निष्पंद, जरा सी तिनके की पाकर के भी आहट, जल के हिलते तल में बिल्कुल डूब जाते हैं। बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं, मन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं। अभी हमको इंदु अग्रवाल जी का परिचय जब दे रहे थे दिलवी साहब, तो वहां अंकुर भी उन्होंने बताया कि कहाँ पैदा होता है अंकुर, और फिर इंदु भी बताया कि कहाँ होता है, और अंकुर और इंदु का मिलन हुआ। तो यहाँ भी कुछ मेरा इस कविता में आपको भी मिल जाएगा। धरती अंबर का क्षितिज पर रिश्ता है जैसा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि टिके हुए हैं दूसरे पर, बहुत गहरा संबंध है इनमें। धरती अंबर का क्षितिज पर रिश्ता है जैसा, दूर से तो हर संबंध लगता है बस वैसा, पास जाने से बढ़ती है तो हर संबंध लगता है बस वैसा, पास जाने से बढ़ती हैं दूरियां इतनी कि घटते रिश्तों के अंकुश सब सूख जाते हैं। बन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं, मन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतिम है भाई, रिश्ता कैसा, संबंध कैसा अच्छा हो। संबंध है वही अच्छा जो अब तक बन नहीं पाया, संबंध है वही अच्छा जो अब तक बन नहीं पाया, इंसान है वही अच्छा जो अब तक मिल नहीं पाया। कल्पना यहाँ की लगती केवल सुंदर, व्यवहार में कल्पित क्षण पीछे छूट जाते हैं। बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं, मन नहीं पाते कि अपने रूठ जाते हैं, बन नहीं पाते कि संबंध टूट जाते हैं। धन्यवाद। हम हर इंसान के जज्बात की कदर करते हैं, उसके दुख दर्द को अपना महसूस करते हैं। हम हर इंसान के जज्बात की कदर करते हैं,
उसके दुख दर्द को अपना महसूस करते हैं, दिखावा कम पर गुपचुप कर देते हैं मदद, दिखावा कम पर गुपचुप कर देते हैं मदद। शायर है हम गागर में सागर भरते, शायर है हम गागर में सागर भरते। आप आगे आइए और अपना अपने गायन जो है वो प्रस्तुत कीजिए। दुनिया है, हम देखिए एक संजोगवश सभी मिले हैं, कोई किसी को नहीं जानता। जिस तरह हमारी पूरी दुनिया में ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि हमारे रिश्ते, हम मियाँ बीवी तो किसी को चूज़ कर सकता है, लेकिन बच्चों को कौन चूज़ करता है, माँ बाप को कौन चूज़ करता है, जो मिलेंगे वही मिलेंगे। तो जिस तरह दरिया के अंदर कुछ लकड़ियाँ बह रही होती हैं, तो एक लहर आती है, वो लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती, दूसरी लहर आती है तो लकड़ियाँ अलग अलग हो जाती है। तो अब इसको दुनियावी तौर में देखें तो हम लोग इकट्ठे हुए, कुछ टाइम के लिए इकट्ठे हुए, लकड़ियाँ इकट्ठी हुई, अभी थोड़ी देर में अपने अपने घर, और शादी ब्याह शादियों में सारी रिश्तेदारी इकट्ठी होती है। और बड़े लेवल पे जाएं तो बच्चे आते हैं, बुजुर्ग भी चले जाते हैं, तो वो लकड़ियाँ ही तो हैं, ये रिश्तेदारी, ये संबंध है। तो इसी के इसी अंदाज में एक गीत पेश कर रहा हूँ। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना, मिसल हो रही है। थोड़ा वहीं चले जाओ ना, आप इधर आ जाओ, ये सामान भी अपना इधर। मेरा हमदम न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, न तुम हमें जानो। ये मौसम, ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम, ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बड़े होने के नाते मेरा ख्याल सिर्फ सरदार जी के सिवाय बाकी सब मुझसे छोटे हैं। कोई थोड़ी सी एडवाइस करना चाहता हो, बुरा नहीं मानना, ध्यान रखिएगा। गांठ बांध कर रख लो कभी आएगी काम, गांठ बांध कर रख लो कभी आएगी काम, मानोगे गर नसीहतें तो जहां में होगा नाम। गांठ बांध कर रख लो कभी आएगी काम, मानोगे गर नसीहतें तो जहां में होगा नाम। बुजुर्ग रखते तजुर्बा, बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग रखते तजुर्बा कैसे है जीवन जीना, बुजुर्ग रखते तजुर्बा कैसे है जीवन जीना, कैसे लड़कर मुश्किलों से पाना है मुकाम। अपने मुकाम पर पहुंचना है, मुश्किलों से लड़कर पहुंचना है, घबराना नहीं है। ये नसीहतें हैं। अब उसके साथ मैं अपनी बिटिया रश्मि जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कोई सीरियस कविता लेके आए हैं या नटखट। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी सर का, जिन्होंने मुझे बहुत अधिकार से बुलाया। और मैं बहुत आलसी हूँ, स्कूल से आने के बाद मुझे बस लगता है बस सो जाऊँ, लेकिन सर ने मुझे जगाया और मैं जैसे कहते हैं ना कि एक नींद से जागने के बाद यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मंच पर बैठे सभी लोगों को मैं पुनः अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आप और सभा में जो भी उपस्थित हैं, श्रोता हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी, सभी का यथायोग्य अभिवादन करती हूँ। मुझे मंच का अनुभव बिल्कुल जीरो है, समझ लीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती से होता है तो आप लोग नहीं, मैं बहुत कम जाती हूँ। मतलब होता है कि ऑनलाइन तो कविता पाठ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, एक दो अनुभव, इससे ज़्यादा नहीं है। तो समझ लीजिए आप लोग हमें तैयार कर रहे हैं जी। और मैं ये अपनी कविता प्रारंभ करना चाहती हूँ। सावन का महीना है तो मैं सोचती हूँ कुछ ऐसी रचना हो जो हमें इस मौसम के साथ जोड़े और बंद कमरे में भी सावन का एहसास दिलाए। जरा ढूंढने में समय लगेगा। पहली बारिश जब पड़ती है तो धरती उत्सव मोड़ पे आ जाती है। ठीक। उसके गर्भ में छुपे हुए कितने ही बीज पुनः अंकुरित हो जाती हैं। उसी तरह ऐसा ही समय आया होगा जब हमने रचना लिखी होगी अपनी। यादें फिर अखुआई मेरे मन मेरा बहका, तो धरती उत्सव मोड़ पे आ जाती है। ठीक। उसके गर्भ में छुपे हुए कितने ही बीज पुनः अंकुरित हो जाती हैं। उसी तरह ऐसा ही समय आया होगा जब हमने रचना लिखी होगी अपनी। यादें फिर अखुआई मेरे मन मेरा बहका, जब पानी बरसा। यादें फिर अखुआई मेरी मन मेरा बहका, जब पानी बरसा। कितनी यादें, कितनी बातें, कितने मेल मिला, कितने रसड़े, कितने झगड़े, कितने दबे अलाप। सुदियों के बक्से में दुबका ओढ़े पड़ा लिहाफ। एक अरसे के बाद आज मन झझका, जब पानी बरसा। एक अरसे के बाद आज मन फिर झझका, जब पानी बरसा। छप्पर भीगे, छानी भीगे। इसमें कुछ देशज शब्द हैं। मैं यूपी लखनऊ से हूँ तो थोड़े हमारे अवधि के शब्द भी इसमें बीच में आए हुए हैं। छप्पर भीगे, छानी भीगे,
भीड़ गए ताल तला, तन भी भीगे मन भी भीगे, अंतर जले अलाव। तन भी भीगे मन भी भीगे, अंतर जले अलाव। सीले सावन में फिर धधका आकुलंतस का ज्वार। सील सावन में फिर धधका आकुलंतस का ज्वार। बिछड़ी बातें फिर से उनसी, बिछड़ी बातें फिर से उनसी, जो झरा भव का जब पानी बरसा, जब पानी बरसा। बीती रातें रीती रातें अनगिन सहे हिसाब, लखती आंखें जपती आंखें ठिठके बंद की मान। चातक की चौखट पर खड़का मेघों का सुरताल। शुक्रिया आप लोगों का। चातक की चौखट पर खड़का मेघों का सुरताल। यादों की फिर झरी पुरानी, यादों की फिर झरी पुरानी, लगा रहा टपका जब पानी बरसा, जब पानी बरसा। और बस मैं सोची ज्यादा बोल रही हूँ, एक मैं गजल गाना चाहती हूँ आप लोग। दिखाई दे वही सोना नहीं होता, जो सोने सा दिखाई दे वही सोना नहीं होता। बहुत अच्छे बच्चे। गलत होकर सही होना, गलत होकर सही होना, सही होना नहीं होता, जो सोने सा दिखाई दे वही सोना नहीं होता। हो कितनी नेक नियत पर भरोसा सब नहीं करते, हो कितनी नेक नियत पर भरोसा सब नहीं करते। ज़माने भर की नजरों में यकीन होना नहीं होता, ज़माने भर की नजरों में यकीन होना नहीं होता। ये बहसे रूठना लड़ना झगड़ना साथ रहना भी, ये बहसे रूठना लड़ना झगड़ना साथ रहना भी, कहीं हो और वो मेरा भी नहीं होना नहीं होता, जो सोने सा दिखाई दे वही सोना नहीं होता। एक इसका शेर मुझे बहुत पसंद है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सी रोज बनती हैं हमारे दरमियाँ, लेकिन बहुत सी रोज बनती हैं हमारे दरमियाँ, लेकिन कोई दीवार रिश्तों से बड़ी होना नहीं होता, कोई दीवार रिश्तों से बड़ी होना नहीं होता, जो सोने सा दिखाई दे वही सोना नहीं होता।
शुक्रिया, आभार, अभिनंदन आपका। ऋषि बिट्टी देख लो, फिर कहीं बुरा मानो तो, क्योंकि शिकायत करता हूँ मैं तो, जब इसलिए पहले पूछ लेता हूँ, फिर बाद में मत कहना कि क्या बोल दिया आपने। सुनिएगा, आज इनको देख के ही बोल रहा हूँ। आज मेरे जेहन में होता है दिल, आज मेरे जेहन में बहुत पते की बात आई है। आज मेरे जेहन में बहुत पते की बात आई है। बेटा पैदा होता है तो अपना है, बेटी हो तो पराई है। सही। बेटा पैदा हो तो अपना है, बेटी हो तो पराई है। पहले दिन से कहने लगते हैं ये तो पराई है, पराई है। अरे क्यों भाई, सही बात। बेटी सामने है, देखो कितना सब गा रही है, कितने कहाँ तक पहुंची है, घर परिवार को संभाल रही है। बेटियों का हम स्वागत करते हैं जितनी भी हैं। आज मेरे जेहन में बहुत पते की बात आई है। बेटा पैदा हो तो अपना है, बेटी हो तो पराई है। ये कैसी अजीब ममता है माँ बाप की, ये कैसी अजीब ममता है माँ बाप की। सभी लोग, सभी शास्त्र देते जिसकी दुहाई है। सभी शास्त्र, सभी लोग जो हैं कहते माँ की ममता बहुत अच्छी है। कैसी ममता है जो बेटी को मानते नहीं, बेटी को पराया मानते हैं। तो आगे से कभी मन के अंदर ये मत सोचिएगा, आपके घर परिवार में कोई बिटिया पैदा हो तो उसका खूब स्वागत कीजिएगा। मेरे मुंह से अगर सच निकल जाए तो हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में सच बोलने वालों का वो हाल किया जाता है, चाहे वो सच बोलने लायक ही नहीं रहता है या तो फिर कभी सच बोलता ही नहीं। लेकिन जब हमारे साथ शब्दों के बाजीगर हैं और दहलवी साहब हैं, तो मैं सच भी बोलूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। कभी कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन? कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन? सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? वेरी गुड। ईमान धर्म पर आंच आ जाए, रिश्वत पर नहीं डोलूंगा। ईमान धर्म पर आंच आ जाए, रिश्वत पर नहीं डोलूंगा। कोई गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी मैं सच ही बोलूंगा। बहुत अच्छे। काला चिट्ठा नहीं खोलूंगा तो फिर खोलेगा कौन? सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। होली के रंग बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुषा सतरंगे में लिपट जाऊं। मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां की तिरंगे में लिपट जाऊं। देश की आन लिखूंगा, देश की शान लिखूंगा। देश की आन लिखूंगा, देश की शान लिखूंगा। अगर स्याही कम पड़ जाए तो घबराना मत यारो, खून के एक कतरे से हिंदुस्तान लिखूंगा। अब थोड़ा मोहब्बत पे सुना देता हूं। दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं, है हजार जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूं। स्याही खून बन गई हालात लिखते। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी। दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। वाह भाई। अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना हुआ, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा। उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है? कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है? कौन है जो नींद में चारपाई देता है? तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। वेरी गुड। सोचा तुम्हारे शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। वेरी गुड। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। जो दिल में चलाए छुरी गिरे वो यार हमारा कैसे बहुत हमारे देश में बेटियों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो कलम कुछ न कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस, कभी निर्भया, कभी मणिपुर रोई है।
कभी हाथरस, कभी निर्भया, कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोटे घर में बेटी खोई है। कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है, कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है, सच को सच लिखने वाला यह बचा कहां अखबार है। वेरी गुड। जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। बेटियों के लिए अंतिम 2 संदेश देना चाहूंगा। बेटी, पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। बेटी, पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, 35 टुकड़ों में बट जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना। जय हिंद, जय भारत। मैंने पहले कहा था ओजस्वी कवि हैं, जोशीले हैं और बड़ी सच बोलते हैं, डरते नहीं हैं। मैं भी आपको बताऊं, जैसे बिटिया कह रही है कि मुझे ऑफलाइन में मतलब जैसे है प्रत्यक्ष में कविता करने का चांस कम मिला है, कम जाती हूँ। मुझे भी सबसे पहले चांस मिला यहीं 11 सेक्टर में, राजीव जी की बहन है उन्होंने बुलाया, और उसके बाद यही रंजन जी ने बुलाया तो मैं पहुंच गया वहाँ। तब से हमारी मुलाकात हो गई। इनका भी एक मिर्ची स्टूडियो के नाम से है नांगलोई में, और काफ़ी कार्यक्रम करते रहते हैं, दिल्ली में भी, दिल्ली से बाहर भी करते रहते हैं। और मेरे को जब से मैंने इनके नाम के आगे पक्का बिहारी देखा, मैं तो हैरान हो गया यार। मैं तो समझता ही नहीं था बिहारी, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा समझता था। और लेकिन अरे सुनो ना, अरे बिहार शब्द हम शब्दों वाले हैं। बिहार शब्द बिहार नहीं है असल में, वो शब्द विहार है। विहार का अर्थ होता है घूमना फिरना, ये भी नहीं होता, ये भी भूल रहे हैं आप। विहार का अर्थ होता है मठ। बौद्धों के जो मठ हुआ थे उनको विहार कहा करते थे, जहाँ पर शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए भटकते थे लोग, घूमते थे, विहार करते थे, उसका नाम विहार था। ये तो वो बिहारी हैं, ये बांके बिहारी जी के शिष्य हैं, असली बिहारी नहीं है। लोग ऐसे ही कह देते पक्का बिहारी। इन्होंने आप देख लिया कितने अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। मैं आपको थोड़ा सा घुमाना चाहूँगा क्योंकि आप ज़्यादा ही जोश में आ गए होंगे। थोड़ा सा आनंद लेना चाहूँगा। जिंदगी से करो इश्क। मैं क्या कहता हूँ, इश्क करो। लोग कहते हैं बुरी बात, अरे क्यों नहीं करो, कर लो। जिंदगी से करो इश्क, मत करो शिकवा शिकायत। जिंदगी से करो इश्क, मत करो शिकवा शिकायत। हंसते हंसाते रहो ताकि ये दिल रहे सलामत। जिंदगी से करो इश्क, मत करो शिकवा शिकायत। हंसते हंसाते रहो ताकि ये दिल रहे सलामत। सभी लोग कहते हैं डॉक्टर कि भाई हंसते रहो गाते रहो। हमारे मास्टरी तो हमें रोज सुबह हंसाते हैं शाखा में कि हंसो से क्या मत। जिंदगी से करो इश्क, मत करो शिकवा शिकायत। हंसते हंसाते रहो ताकि ये दिल रहे सलामत। सभी लोग कहते हैं डॉक्टर कि भाई हंसते रहो गाते रहो। हमारे मास्टरी तो हमें रोज सुबह हंसाते हैं शाखा में कि हंसो से क्या होगा, आपका दिल मजबूत होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी। ये भी एक योगा है, लाफ्टर बोलते हैं इसको। लाफ्टर क्लब बहुत सी बनी हुई हैं, तो हमने वही नसीहत दी है। जिंदगी से करो इश्क, मत करो शिकवा शिकायत। हंसते हंसाते रहो ताकि ये दिल रहे सलामत। कभी भी जज्बात को होने नहीं देना हावी तुम पर। कभी भी जज्बात को होने नहीं देना हावी तुम पर, क्योंकि जज्बात अगर चढ़ गए आपके ऊपर फिर आप वही सोचते रहे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्यों चली गई, क्यों मर गई, क्या हुआ। उस दुख को, चाहे वो खुशी का जज्बात है चाहे गमी का है, अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान ने कहा है तटस्थ रहो, सुख दुख में बराबर मात्रा में रहो, ना ज़्यादा उछलो ना ज़्यादा दुखी हो। तो कहा है कभी भी जज्बात को होने नहीं देना हावी तुम पर। खुदा की रज़ा में खुश रहना हमेशा करना इबादत। खुदा की रज़ा में खुश रहना हमेशा करना इबादत। अब मैं
हंसने हंसाने की बातों से पहले मैं एक संजीदा कविता सुनाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात। कविता का शीर्षक है हश्र। जाने क्यों हर बार पिछली बार की ही तरह बार बार नकार दिए जाने के बावजूद मैं लौट आता हूँ फिर से उसी दर उसी चौखट पे, फिर कभी ना लौटने के खुद अपने ही किए संकल्प को झुठलाकर, शायद इस उम्मीद में कि मैं स्वीकार कर लिया जाऊं पुनः उसी सम्मान उसी आदर के साथ जिसका सदैव से मैं हकदार था। कहीं ना कहीं शायद डर भी है मन में कि मेरे बाद मेरी औलादों का भी मेरे जैसा ही बुरा हश्र ना हो उनकी अपनी ही औलादों के द्वारा। शुक्रिया। आमतौर पर आप सबने देखा होगा कि हास्य कवि या व्यंग्यकार अपनी बीवी का अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता कि मेरी बीवी एकदम गौ समान है, बिना सींग मारे बात ही नहीं करती है। उल्टा मैं तो हर पराई औरत को अपनी बीवी समान समझता हूँ कि किसी के सामने चूं तक करने की हिम्मत नहीं होती। डर लगता है ना, चूं तक नहीं होती। चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है। चाटुकारिता भी उम्दा एक कला है, तलवे चाट चाट कर हमको पता चला है। जानता हूँ कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानता हूँ कि जिंदगी उसकी बेहाल है, जानबूझकर मगर पूछता हूँ क्या हाल है। ना मैं घोड़ा हूँ ना तुम घास, ना मैं घोड़ा हूँ ना तुम घास, फिर डर कैसा, आओ बैठो मेरे पास। बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है, बुढ़ापे में इश्क सच पूछो तो आसान नहीं है, बस जैसे तैसे कर लेते हैं, हमें अभिमान नहीं है। कैसी अजब मौला तेरी ये कारस्तानी थी, कैसी अजब मौला तेरी ये कारस्तानी थी, माशूका जो मुझको मिली वो पहले से ज्ञानी थी, वो पहले से ज्ञानी है। अपनों की दुआओं में ऐसा था असर, अपनों की दुआओं में ऐसा था असर, बीवी भी कहती जा परे जाके तू मर। इश्क में यारो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, इश्क में यारो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है, मती पे दोनों की बराबर वजन का पत्थर बड़ा होता है। प्यार करने से जानो कब मैंने इनकार किया है, प्यार करने से जानो कब मैंने इनकार किया है, याद करो जब भी किया है इनकार किया है। गाड़ी चलाते हुए इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, इश्क में गलत फैसला अक्सर हम कर लेते हैं, पहला खेत जैसा भी मिले चर लेते हैं। मिल ना पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियां थे, मिल ना पाए फासले बहुत हम दोनों के दरमियां थे, एक तरफ मेरी बीवी दूसरी तरफ उसके मियाँ थे, दूसरी तरफ उसके मियाँ थे। मेरी हर सुबह मेरी हर शाम तुम्ही से है, मेरी हर सुबह मेरी हर शाम तुम्ही से है, कहो ना ऐसा कहने को ऐसा मैंने कहा तुम्ही से है। सच बता मुझे कि मेरा महबूब कैसा है, सच बता मुझे कि मेरा महबूब कैसा है, क्या बचा अब भी उसकी जेब में पैसा है। प्यार करने का दोनों का अपना अपना ढंग था, प्यार करने का दोनों का अपना अपना ढंग था, मुझको सुंदर चिड़िया उसको बकरा पसंद था। कुछ इस नाजो अंदाज से जुल्फ अपनी लहरा आप कंधों पे बिखराइए, कुछ इस नाजो अंदाज से जुल्फ अपनी लहरा आप कंधों पे बिखराइए, मजबूर हो फोटोग्राफर भी कह उठे बहुत बढ़िया सरदार जी अब आप जरा मुस्कुराइए। ऐसा एक नहीं कई कई बार हुआ है, ऐसा एक नहीं कई कई बार हुआ है,
सच्चा मुझको किसी से प्यार हुआ है। ये सबसे रंग गिरगिट सा अब मैं बदलने लगा हूँ, रंग गिरगिट सा अब मैं बदलने लगा हूँ, साथ ज़माने के अब मैं चलने लगा हूँ। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बुरे दिन हैं ये तो यारो, बुरे दिन हैं ये तो यारो, जैसे तैसे कट जाएंगे, कौन सा मन की बात है जो कहकर मुकर जाएंगे। इस नादान दिल की यारो तुम ख्वाहिश तो देखो, इस नादान दिल की यारो तुम ख्वाहिश तो देखो, माशूक मेरी और तुमसे कह रहा पत्थर फेंको। ऐ पीर वली आप किस चर्चे में है मसरूफ, ऐ पीर वली आप किस चर्चे में है मसरूफ, टूटे पड़े सब चौखट जंगले और टपक रही है रूफ। हिंदी किताब की समीक्षा दिखी मुझे अंग्रेजी में, हिंदी किताब की समीक्षा दिखी मुझे अंग्रेजी में, तब तक नहीं बिकी जब तक थी वो देसी में। कत्ल करने का तरीका उसका अनोखा था, कत्ल करने का तरीका उसका अनोखा था, हाथ में हथियार नहीं बस नीयत में धोखा था, बस नीयत में धोखा था। मैं तुमसे आपके लिए लौड़ है, मैं अपनी छोड़ दूंगा ना। मैं तुमसे मैं तो दूर जाना सोच रहा 6 बजे चाहता मैं हूँ, अपनी छोड़ सुनो दूंगा। मैं फिर से आप लोग- मुस्कुराना चाहता हूँ। दिन रात मेरी बीवी मेरी गैर नजर आती है, गैर मतलब नजदीक। दिन रात मेरी बीवी मेरी गैर नजर आती है, मेकअप करे तो भूतनी ना करे तो चौड़ाई नजर आती है। लुट चुकी सारी खुशियां छिन चुका चैनो अमन, लुट चुकी सारी खुशियां छिन चुका चैनो अमन, और ब्याह करवा ले बहुत खुदता था ना तेरा मन। कम शब्दों में ज्यादा बात, कम शब्दों में ज्यादा बात, बताओ कब लाऊं बारात। बस फिलहाल इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, एक 2 मिनट मेरे को भी। जरूर जी, मैं 2 मिनट जो बोल रहे हैं उनके बारे में बोल लूँ। आपकी बारी लगा दे, मैं तो लास्ट में खड़ा। ठीक है सर। सभी श्रोतागण ध्यान से सुने। हास्य कवि जी ने बहुत कोशिश की आपको हंसाने की, लेकिन आप कम हंसे, मुझे मज़ा नहीं आया। 6 का टाइम दिया था, 6 बच्चों का दी। रुकती नहीं नदी की धार किसी के इंतजार में, रुकती नहीं नदी की धारा किसी के इंतजार में, कीमती जिंदगी मत बर्बाद करो किसी के प्यार में। रुकती नहीं नदी की धारा किसी के इंतजार में, कीमती जिंदगी मत करो बर्बाद तुम किसी के प्यार में। मंजिल पर रख निगाहें, क्या करना है? मंजिल पर रख निगाहें, आगे बढ़ाते रहो कदम। मंजिल पर, अंकुर जी आपसे कह रहे हैं, ऊपर पहुंचते ना आपने हाइट पे, तो रुकना नहीं है। मंजिल पर रख निगाहें, आगे बढ़ाते रहो कदम। मोहब्बत करो प्रभु से, मोहब्बत जरूर करो, ये नहीं कह रहे कि मत करो। मोहब्बत करो प्रभु से, न फंसो मायावी संसार में। अब आप जैसे कहें वैसे कहूँ, अंकुर जी को चांस दूं या इनको कहूँ? सभी साथियों का नमस्कार। इतने कवियों की कविताएं सुनकर एक सज्जन के मन में इच्छा हुई कि मैं भी कवि बनूंगा। मैं भी कवि बनूंगा। अब उसने देखा देलवी साहब शब्दों के बाजीगर हैं, क्यों ना इन्हीं से जाके कुछ सीखा जाए। वो इनके चरणों में चला गया, महाराज मुझे भी कवि बना दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है, आज मैं तुझे एक शेर देता हूं और तू याद करके कल आना और कल सुनाना तुम। वो कहता ठीक है जी। इन्होंने शेर दिया उसको, ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, निकालना बहुत है। ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, सलामत रहे ये दुआ करूंगा। वेरी गुड।
वो घर गया, शेर को याद करता रहा। अगले दिन फिर क्लास में आया, बाजीगर साहब ने कहा भी शेर याद हो गया? बोला हाँ जी हो गया। बोला सुनाओ जरा। कहता लो सुनो जी, ना गीला करूंगा ना सूखा करूंगा ना गीला करूंगा ना सूखा करूंगा, साला बेमौत मारे ये दुआ करूंगा। शुक्रिया। उसी तरीके से मन का जो जज्बात होते हैं वो भी वेग आता है। अभी मैंने पहले कहा था उनको जज्बात को हावी मत होने दो, लेकिन कुछ लगता है हावी हो गए हैं तो उनको निकल जाने दीजिएगा, इजाज़त दे दीजिएगा। आइए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वरिष्ठ जनों का अनुमति देने के लिए बहुत धन्यवाद हृदय से। एक कविता है छोटी छोटी खुशियाँ। सभी मेरे सीनियर यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत पड़ाव देखे हैं और बहुत मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं, और जब उन पलों को दोबारा हम अपने जहन में लेके आते हैं तो वो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान बिखेर देते हैं। तो आज उसी मुस्कान को बिखेरने की एक छोटी सी कोशिश करना चाहूँगा। छोटी छोटी खुशियाँ। कुछ बड़ी मंजिल को पाने की चाह में, कुछ बड़ी मंजिल को पाने की चाह में, राहों के हसीन मंजर हम क्यों भूल जाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। निकले थे घर से कुछ कर गुजरने की हसरत लिए, पाँव में छाले पड़ गए क्योंकि राह ने इतने पत्थर दिए। पाँव में छाले पड़ गए क्योंकि राह ने इतने पत्थर दिए, लेकिन उन पत्थरों के बीच तो मिली थी घास भी। मखमल की घास भी कभी तो आई होगी ना चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल। उन पत्थरों के बीच तो मिली थी घास भी, जिसने कुछ पल को पाँव को मखमल दिए। उन राहों की घास को हम क्यों भूल जाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। बचपन की यात्रा पे आपको लेके चलते हैं। सबका बचपन बहुत हसीन रहा और कुछ ऐसे पल रहे होंगे जो कभी जहन से जाते ही नहीं है, तो उन्हीं बचपनों की यादों में लेके चलते हैं। याद है ना करते थे बहुत बदमाशियाँ, याद है ना करते थे बहुत बदमाशियाँ, पढ़ने से भी जी चुरा लिए। याद है ना करते थे बहुत बदमाशियाँ, पढ़ने से भी जी चुरा लिए। कभी पढ़ी पापा की डांट, कभी टीचर ने थप्पड़ दिए। सभी टीचर बैठे हैं, सबने थप्पड़ खाए हैं कभी ना कभी हर एक टीचर से। कभी पढ़ी पापा की डांट, कभी टीचर ने थप्पड़ दिए। उन सबके बीच माँ का हमें बचाना, उन सबके बीच याद करिए उन पलों को तो आप ज़्यादा जुड़ पाएंगे इस कविता से। उन सबके बीच माँ का हमें बचाना, अपने आंचल में छुपा कर गले से लगाना, हम क्यों भूल जाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। जीवन की जद्दोजहद में जीविकोपार्जन के लिए कभी जॉब कभी बिजनेस कुछ करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई आपको बैठ के नहीं खिलाएगा। तो उन पे ही चंद पंक्तियां हैं। जीवन चलाने के लिए कभी जॉब कभी बिजनेस किए। याद करिएगा अपनी उस पहली जॉब को या पहले बिजनेस को, और आपके हाथ में आई हुई महीने के आखिरी में उस पहली कमाई को, तब आप अपने आप को ज्यादा जोड़ पाएंगे। जीवन चलाने के लिए कभी जॉब कभी बिजनेस किए, मन लगता था जिस काम में उसको भी पीछे छोड़ दिए। कोई सिंगर बनना चाहता होगा लेकिन नहीं बन पाया। कवि आज कितनों के बीच में मन में भरा हुआ है लेकिन बने टीचर। क्यों? क्योंकि मजबूरियां कुछ रही होंगी कि कवि रूप में ही आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा पल जीवन में सभी के आया होगा। जीवन चलाने के लिए कभी जॉब कभी बिजनेस किए, मन लगता था जिस काम में उसको भी पीछे छोड़ दिए। ठीक है सर। पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने को अपने सपनों को भी तोड़ दिए। अभी कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने को अपने सपनों को भी तोड़ दिए। उन टूटे सपनों के बीच, अब जुड़िएगा मेरे साथ उस पहली कमाई से, उन टूटे सपनों के बीच अपनी पहली कमाई से माँ के लिए जो लाए थे पहली साड़ी या कानों की बाली, माँ के लिए जो लाए थे पहली साड़ी या कानों की बाली, और उसे देखकर उनके चेहरे पे जो आई थी मुस्कान और आंखों में आंसू, वो कैसे भूल सकते। उन खुशियों के आंसुओं को हम क्यों भूल जाते हैं। आओ यारों छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं।
आओ यारो, छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नहीं सकते, हम लोग अध्यापक हैं, हमें कुछ ना कुछ खुजली उठती रहती है कि कुछ कहो। जिंदगी बोझ ना समझो मत आंसू बहाओ, जिंदगी बोझ न समझो मत आंसू बहाओ, खुद हंसते रहो सदा औरों को हंसाओ। जिंदगी बोझ न समझो मत आंसू बहाओ, खुद हंसते रहो औरों को भी हंसाओ। माफ़ कर दो दुश्मनों की दुश्मनी को तुम, माफ़ कर दो दुश्मनों की दुश्मनी को तुम। नफ़रत की आग प्यार के जल से बुझाओ, नफ़रत की आग प्यार के जल से। मेरे छोटे भाई सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है। मैं गीत बोलना चाह रहा हूँ और मेरे पीछे बोल रहे कभी कोई कहा मेरी सुबह है और खैर अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ। जागो तो एक बार जागो, जागो तो एक बार, जागो तो एक बार। जो कह रहे थे ना, सीखने आया था कोई, वो एक और मेरी शरण में आना चाहते हैं, मैं आने दूं? आइए सज्जन, आइए नंदवान। हम मान लो नारा, आप कह दो कि बंद कर दो, बंद कर देंगे, लेकिन ये जितना जोश अब आया हुआ है, सब बोलना चाह रहे हैं, ये शायद पता नहीं कब मौका लगेगा कब नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो वक्त गुजर जाता है कभी लौट कर आता नहीं, जो वक्त गुजर जाता है कभी लौट कर आता नहीं। बुढ़ापे में जवानी जैसा जोश कभी आता नहीं, बुढ़ापे में जवानी जैसा जोश कभी आता नहीं। हर लम्हा है अनमोल, हर लम्हा है अनमोल, समझ लो मत बनो गाफिल। समय मत खराब करो, गाफिल मत करो, बेपरवाह मत हो जाओ। हर लम्हा है अनमोल, समझ लो मत बनो गाफिल। आसमान छू सकता है जो कभी घबराता नहीं, आसमान छू सकता है जो कभी घबराता नहीं। सुनिएगा सर, हमारे मित्र श्री मदन मोहन नदवानी जी हैं। तो कह रहे चल जाए। कविता सुनाने नहीं जा रहा, मैं हेलो, ऐसा है आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह कवि सम्मेलन होते हैं, टीवी पे भी, वैसे भी कवियों को बहुत सम्मान मिलता है। छोटा कवि भी हो, लाची से लेकर के अंदर रखा और पैसों की बात पहले ही करते हैं कवि लोग, कितना पैसा मिलना चाहते हैं। और कई कवि तो है जो करोड़पति बन गए, उनको देख के मुझे भी सुझा यही तो कह रहा नहीं तो कम से कम लोगों का प्यार तो कमाऊं। हाँ सही बात। तो इसमें कवि बनने के लिए मैंने सोचा, तो कई लोगों से सलाह मशवरा किया कि कवि कैसे बना जाए। तो कहना ये कवि बनने के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु है तो ठीक है, ये उनसे जानते हैं, हमें गुरु के पास कविता के क्षेत्र में है और अपना निर्देशन कर रहे हैं। हमने जाके उनके चरण पकड़ लिए, गुरुदेव हम कवि बनना चाहते हैं। कवि बनोगे तो आपको घर बार मोह माया सब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, जैसा है कवि को कवि बनने के लिए बाहर चौकना पड़ता है। तो हमने साहब अपना पैर पे के अपना बाहर में बना शुरू कर दिया। तो बाहर जो कभी मूंगफली बन रहे हैं, और तो जी वो सब लोगों में बांट रहे, हमने वो पूछ दिया। तो हमने कहा गुरु जी ये तो ठीक नहीं है, बेटा थोड़ा अच्छा करनी पड़ेगी। अगर आपने कभी बनना है तो आपको तो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो जब से है तो अच्छा। तो जब हमें वहाँ से सिद्धि नहीं मिली तो हमने कहा जी कोई और गुरु ढूंढो। तो एक दूसरे गुरु जी के पास पहुंचे, क्या आपको कवि बनना है? मैंने कहा जी कवि बनना है। तो कहा जी कवि को पाकर होना जरूरी है। जो कवि है इसको पाकर होना जरूरी है। तो सर हमने उसके बाद अपने कपड़े फाड़ लिए और करे जगह हम लोग हमारे पीछे पड़ गए, कोई पत्थर लगा, कोई पत्थर देखा। तो हम उसके बाद
अवश्य। वो मैंने कहते वो हो गए मंसूब हो वैसे गए, कुर्सी सामने रखिए। और हम आगे के पागल खाने में बढ़ते हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हम बड़े अच्छे कवि बनते हैं। अब मैं पूरी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैंने बताया, मैं बताऊंगा कभी अगली बार। मैं अभी लिखता हूँ कभी कभी। मेरी शायरी में छिपा दर्द का समंदर है, मेरी शायरी में छिपा दर्द का समंदर है, मेरे अल्फाज में वही है जो मेरे अंदर है। शायर कहीं और की, दूसरों की बात नहीं लिखता। जो महसूस करता है, जो उसकी अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसी को शब्दों में बयां कर देता है। मेरी शायरी में छिपा दर्द का समंदर है, मेरे अल्फाज में वही है जो मेरे अंदर है। खाया प्यार में धोखा है बहुत बार मैंने। यह एक बार कह रहे थे सच्चा प्यार कई बार हुआ भाई साहब को। जो बार बार होना तो क्या है, इसका मतलब धोखा ही है असल में। खाया प्यार में धोखा है बहुत बार इतना, वफा और जफा में लगता नहीं कुछ अंतर है। वफा में और जफा में लगता नहीं कुछ अंतर है। अब मैं भाई शरणजीत सिंह को निवेदन करूंगा कि वो हमें अपनी कविता से सुना। और ये अपने दहलवी जी हैं, अपने ये मेरे पुराने मित्र हैं। हम पहले लॉरेंस रोड में इकट्ठे रहते थे, फिर हम रोहिणी में इकट्ठे आ गए, यहाँ रहते रहे। बरसों का हमारा इनका संबंध है और बहुत ही ये जागरूक हैं। सरकारी काम किसी का कोई हो, ये 1 मिनट में समझ के करवा देंगे। बहुत नॉलेज है इनको, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। और ये तनेजा जी हैं, नांगलोई में इनका ऑफिस है, टायर का है। हाँ, तो मैं इनके यहाँ भी जाता रहा हूँ कई वर्षों से। और ये अपने भाई अशोक बिहार से आए हुए हैं, टीचर हैं। अंकुर जी हैं, इनका तो साहब जोश। राजन क्या कमाल है, हैं? रंजन जी, इन्होंने मतलब अभी जवान हैं। हैं बिहार के हैं आप? अच्छा, तो बिहार का मतलब तो उन्होंने बताया, घुमा दिया मैंने। हाँ। तो अटल बिहारी भी कितने बड़े वो नेता बने, बिहारी थे। बांके बिहारी भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और आपने सिंदूर की किसने बताई थी बात? हाँ, अंकुर जी ने कहा था कि हनुमान जी ने सिंदूर लगाया। कहाँ से लगाया हनुमान जी ने, ये नहीं इनको पता। ये जब माता सीता जी थी तो वहाँ पे गए हनुमान जी उनको, तो उन्होंने देखा माता को सिंदूर लगाते हुए। तो माता ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा इसके लगाने से मैं राममय बन जाऊंगी। तो उन्होंने सारा का सिंदूर अपने पर डाल दिया और मैं कहता मैं पूरा राममय बन गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे, असली मतलब बहुत वो अच्छे, है। बहुत अच्छे। क्योंकि थोड़ी हिंदू धर्म से मेरी ज़्यादा नॉलेज है। मैं पहले गीता प्रेस गोरखपुर में आर्टिस्ट था, तो हनुमान दास पोद्दार जी के पास काम करता था। तो मुझे हर धर्मों से लगाव हो गया। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा 10वीं तक, तो वहाँ क्रिश्चियन का भी प्रेयर होती थी, वो हमारे बाप आसमान पे है, प्रेयर होती थी, वो भी सीखा। फिर अभी ट्रेड फेयर लगी थी, वहाँ से हिंदी में कुरान लेके आया, वो पढ़ी। तो मुझे किसी धर्म में कोई बुराई नज़र नहीं आती। समाज में कहीं बुराई नहीं है, बुराई है अपने अंदर। हम अपने को संभाल लें तो सारा संसार संभल जाएगा। हम दूसरे में बुराई ढूंढेंगे तो कभी संसार अच्छा नहीं बनेगा। जो कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा, एक यूनिवर्स ताकत है वो उससे करवा रही है। रावण इतना ज्ञानी आदमी था, उसने लंका नहीं बनवाई थी, ये भगवान शंकर ने उसको लंका दी थी। पार्वती शंकर के 2 विवाह हुए, पहली पत्नी का नाम गौरी था और दूसरी पार्वती
पार्वती का इसलिए विवाह करना पड़ा, जहाँ वो तब करते थे वो वहाँ पे वो करती थी आके रोज पूजा पाठ, और वो तो आँख बंद कर थे, तीसरा नेत्र खोलते ही नहीं थे। तो वहाँ पे किसी राक्षस को मारना था, और वो शंकर का ही अंश मार सकता था, उसको वरदान मिला था। अब जब तक शंकर विवाह नहीं करेंगे तो अंश कहाँ से आएगा। फिर पार्वती को सब देवताओं ने इकट्ठे होके छिप के झाड़ियों के बीच में, और पार्वती पहले कामदेव होते थे, अब नजर नहीं आते। उस जमाने में कामदेव सामने आके तीर चलाते थे। ये बातें आपको पता नहीं होगी, ये बीए में कामदेव एक नाटक भी लगा हुआ है। तो वो तीर चलाते थे, तो सब देवताओं ने मिलके कामदेव को तैयार किया कि तू उन पे शंकर पे तीर चला, तो उन्होंने भस्म हो तीर गया। छोड़ा। अब वो काम के वश में होके और सामने देखा पार्वती, तो वहीं उन्होंने कह लिया भाई अब इससे तो विवाह करेंगे। तो उसके बाद तीसरा नेत्र खोल के देखा कि हुआ कैसे, तो झाड़ियों के पीछे उनको कामदेव नजर आया, और जब नजर आया वहीं वो भस्म हो गया, उनकी तीसरे नेत्र से भस्म हो गया। और देवताओं ने क्षमा मांगी कि भाई ऐसे ऐसे हमें करना पड़ा। फिर उनकी पत्नी का नाम है रति, कामदेव की रति क्रिया जो है उनकी पत्नी का नाम है। वो आई और शंकर भगवान से कहा मेरा घर क्यों बर्बाद हो रहा प्रभु, मैं कैसे जीवन यापन करूं। तो उन्होंने फिर कहा कि जा राख उठा के ले आओ उनकी, मैं जिंदा तो कर रहा हूं लेकिन अब किसी को नजर नहीं आएगा, तब से नजर नहीं आते। तो बहुत अच्छे। बहुत सी हम अपने धर्म को अगर छोड़ देंगे ना तो हम कहीं नहीं रहेंगे। हर किसी को अपने बिजनेस का पता है, परिवार का पता है, लेकिन अपने धर्म के बारे में कोई भी नहीं जानता। ओम जय जगदीश करने से भगवान नहीं मिलेगा। मैं आर्टिस्ट रहा हूँ, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से मैंने डिग्री ली 5 साल की, और मज़े की बात यह है कि 10वीं में 2 बार फेल हुआ। फेल होने का मतलब, तब प्रेमचंद की कहानी पढ़ता था, वो कहते हैं कि फेल होना अपने को मजबूत करना है, उसको नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव सोचो उसको। तीसरी बार फिर मैं पास हो गया जी 10वीं का, और उसके बाद कभी ज़िंदगी में फेल ही नहीं हुआ। एमए तक और ये प्रिंसिपल तक गया। तो ये आदमी को कभी भी कोई नुकसान हो या कोई तकलीफ आए तो उसको पॉजिटिव लीजिए। तकलीफ, सुख और दुख, रात और दिन, स्वर्ग और नर्क, और साइंस के हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी पे दुनिया चलती है सारी। गलत तो नहीं कह रहा सर, मैग्नेट के 2 ही पावर हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें, सच और झूठ, मैंने अब झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसका कारण क्या है, किसी का घर खराब हो रहा है तो वहाँ झूठ बोलूँगा तो वो कई सच से अच्छा है। बिल्कुल। किसी के हित के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। कि हमारे माँ बाप सिखाते हैं झूठ मत बोलो, ये करो, हैं। अब उन चीज़ों का खंडन होना शुरू होना चाहिए। और एक किसी का है, नशे मन पे नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाए। आप पे मुसीबतें कितनी भी आएँ, बिजलियाँ कितनी भी गिरें, लेकिन आप अपने को मजबूती से स्ट्रॉन्ग रखना है, और बिजली खुद गिर के और धरती में समा जाएगी, आपको कहीं हानि नहीं होगी। तो अपने को स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है? मेंटली। मैं 82 ईयर में चल रहा हूँ और मैं कई सालों से अब दवाई नहीं लेता। 2 स्टंट पड़े हैं, 3 साल से छोड़ रखी है दवाइयाँ। जब भगवान ने मौत मेरी लिखी है जन्म के समय और मौत के, उससे पहले कैसे मरूंगा? चाहे हार्ट अटैक हो, कुछ हो, नहीं मरूंगा। ये अपना दृढ़ कर लिया है और दवाइयाँ छोड़ दी, सब, कोई दवाई नहीं लेता है जी। जजमेंट अपने माइंड में सेटअप कर लिया है कि तुझे उसकी रजा में रजा रहना है बस। फिर दूसरा, जब बेड पे सोता हूँ
तो फीलिंग मुझे क्या आती है कि आई एम नॉट ए डेड बॉडी। सांस ले रही खाली डेड बॉडी होती है, उठ खड़ा होता हूँ, कुछ काम पे लग जाता हूँ, तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो आप जब तक अपने को संभालेंगे नहीं ना, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, वो बिजनेस है आजकल। और झूठ जो मैंने कहा है, आज न्यायालय या जो राजनीतिक बंदा है, यहाँ झूठ का कारखाना है पूरा, वकीलों का 100%। किसी का मर्डर करिए, वो कहेगा जी इन्होंने तो किया ही नहीं, झूठ है सब। तो मैं कितनी बातें मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, दहलवी जी का, इन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। और मैं जुड़ा हूँ कई कवियों से। महेंद्र अजनबी का नाम सुना होगा लोगों ने, वो मेरे साइंस टीचर थे। हाँ, रामश्याम हसीन जी थे, नाम सुना होगा। ये मेरे 8वीं के स्टूडेंट थे। तो मैं काफ़ी जुड़ा हूँ कवियों से। सुरेंद्र शर्मा जी, जितने बड़े बड़े कवि हों ना, अशोक, सबसे मतलब कांटेक्ट में रहता हूँ मैं। कहीं बुलाते हैं चला भी जाता हूँ हेल्थ के साथ। लेकिन मुसीबतें मेरे पे भी हैं। अब आपको मैं अपनी एक बहुत पुरानी रचना सुनाता हूँ, हैं तो बहुत सारी, ये सुन लीजिए। 3 लाइनें हैं सिर्फ सर। प्रणय निवेदन। अभी प्यार की बातें बहुत सारी मैंने सुनी, तो मैंने कहा मैं भी चलो पुराने दिन याद कर लेता हूँ। मेरी रातें तुमसे ये कहती हैं, मेरी रातें तुमसे ये कहती हैं, तुम ना आ सको तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम ना आ सको तो कोई बात नहीं, बिस्तर पे मेरे आके सिलवट ही बिछा जाना। जैसे कोई सोता है ना, सिलवट पड़ जाती है, लोगों को तो भ्रम लगेगा हाँ भाई सोए थे, माँ बाप कोई सास ससुर देखेंगे हाँ ये सोए थे। तो एक भ्रम पैदा करना भी जीवन में बहुत आवश्यक है। जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। तो मैं सबका बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग खुश रहें, परिवार खुश रहें और अपने को हमेशा खुश रखिए। कोई बाहर वाला आपका पड़ोसी भी आजकल खुश नहीं देखना चाहते, घर के लोग भी देखना नहीं चाहते। तो आप अपने को खुश रखोगे और दूसरों को खुश रखना है। आपको जरूर तकलीफ होगी दूसरों को खुश रखने में, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे, अरे भूल जाओ क्या दिया था, कुछ दिया ही तो है, लिया तो नहीं। गाली भी दो तो ये झोली में ले लो, आप खुश रहो। और गाली लोगे दिमाग में लगा ले, अच्छा इस साले का ये करूंगा वो करूंगा, बीमार पड़ोगे, चलो डॉक्टर के पास। तो मैं अपनी थोड़ी सी जीवन की बातें बताई हैं। और जिंदगी में पास फेल ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। फेल हो गया तो क्या हुआ, बहुत से बड़े बड़े लोग फेल होकर कहाँ तक पहुंच गए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे झगड़े चलते रहते हैं पता नहीं क्या पास हुए, तब ये कंप्यूटर बना भी नहीं था जबकि वो दिखा रहे हैं। लेकिन उनमें एक आर्ट है कि कैसे हटाना है, किसको कैसे बिठाना है, वो काफ़ी मतलब बचपन से लगे रहे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक, हाँ जाओ जाओ जाओ, वहाँ जाओ, वेग नहीं रोकना, तो मैं पहले बता दिया। आदरणीय चरणजीत सिंह जी का, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ा अच्छी बातें बताई, कुछ तो मुझे ही पता थी क्योंकि भाई हूँ छोटा है, और ये की थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे इन्होंने कामदेव के बारे में बताया, रति के बारे में बताया, ये सब आपकी सेवा में पहले से जानता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी देखा जाता है कि हम कहाँ बोल रहे हैं। आप बुरा नहीं मानना सर, हम टीचर हैं, टीचर को हमेशा ही देखना पड़ता है कि मेरा स्टूडेंट जो है उसका माइंडसेट कहाँ है, उसका लेवल कहाँ है। आपको याद होगा जब हम शुरू में, जब पहली कक्षा में बच्चा आता है तो उसको आ अनार, आ आम सिखाते हैं। वो जब बात
अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, 8वीं तक पहुंचेंगे तो हम बताएंगे वो सारा गलत था। अध्यापिका है यहाँ, वो गलत था क्योंकि उसमें स्वर मिले हुए थे, पढ़ा रहे थे हम। असली व्यंजन तो अलग थे, हम उसमें स्वर मिला मिला कर बोल रहे थे और बच्चे को समझ नहीं आ रही। जब वो बड़े होकर उसको कहते अलग अलग तो कहते कि ये क्या पढ़ा रहे हो, पहले कुछ पढ़ाया था अब कुछ पढ़ाया। ठीक है नहीं बात? तो कभी कभी हमें ये भी सोचना पड़ता है कि भाई ये समझने वाले समझ भी हैं या नहीं। हर कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए कहते हैं जो ना समझे वो। अब मैं आपको 2-4 मिनट आपके लूँगा और भाभी से निवेदन करूँगा कुछ। ये चाय हमारी ठंडी हो गई है, ये अगर दूर से गर्म करके लाएंगे तो थोड़ा तकलीफ होगी। अगर आप कष्ट गर्म कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उतनी देर में निवेदन करूँगा। संदीप जी प्लीज़ आगे आओ। और एक बिटिया आप आओ। नीलम जी, ये समोसे रखे हैं, ये सर्व करो तब तक। आपके लूँगा तब तक। इस जहान में दूध का धुला कोई नहीं मिलता, इस जहान में दूध का धुला, इसलिए पीता है छाछ फूंक फूंक कर दूध का जला। ये कहावत है। हम तो शब्द वाले हैं, शब्दों के अध्यापक ही रहे हैं। भाषा विज्ञान ही पढ़ाया हमने और वही पढ़ाते रहे। संस्कृत भी पढ़ाई, पंजाबी भी पढ़ाई, हिंदी भी पढ़ाई और इनको पता है मैथ्स भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया और 12वीं तक पढ़ाया। जो नहीं आता था वो भी पढ़ा। एक चैलेंज होता था, इनको पता है स्कूल में, कि जो काम कोई मना कर दे ना, टीचर प्रिंसिपल को मेरा शुरू में था, कहने लगे सर जगह तो है नहीं स्कूल में, आपकी ट्रांसफ़र होगी, रखूं कैसे आपको। मैंने सर 2 बातें मेरी सुन लो, फिर आपकी मर्जी है। मैंने एक तो मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी तनख्वाह आई नहीं है, मांगूंगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं मांगी, आज भी नहीं मांगी। आज पेंशन भी देख नहीं जाता कि मेरी आई कि नहीं आई, भगवान की दया है, सब देता है वो। और दूसरी बात, कभी किसी काम से मना नहीं करूँ। कोई सा काम दे दो, छोटे से बड़ा तक, मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि भाई अगले हफ्ते से आपने ये काम करना, बस। वो 1 हफ्ता बहुत है मेरी तैयारी के लिए और मैं चैलेंज ज़िंदगी में हमेशा स्वीकार करता हूँ। और वही बात बता रहा हूँ, दूध का धुला कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे भी सुन रहे हो ना, ध्यान से सुनना। हो सकता है कुछ गलत बोल जाऊँ, तो सबके सामने तो बेइज्जती मत करना, अलग से बता देना, नंबर बता दूंगा, लिखा हुआ नंबर, कह देना सर ये बात आपने गलत बोली, ठीक है। कोई नहीं मिलता इस जहान में ये दूध का धुला, इसलिए पीता है छाछ फूंक कर दूध का जला। आंखें कान खोल कर रखो सदा रहो सावधान, आंखें कान खोल कर रखो सदा रहो सावधान। सीख लो इस हालत में भी जीवन जीने की कला, सीख लो इस हालत में भी जीवन जीने की कला। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हैं पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बया भी बनाती है, बड़ी मेहनत से बनाती है, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं लगता। भगवान कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी कुछ सोचता है, भगवान कुछ सोचता है, उल्टा हो जाता है कई बार। सारे उसके जो सपने होते हैं धराशायी हो जाते हैं। तो ही बताया, तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना, तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना। मुझ बदनसीब के नसीब में था तूफान का आना। तिनका तिनका जोड़कर बनाया था आशियाना, मुझ बदनसीब के नसीब में था तूफान का आना। तरस नहीं आया उसको जरा भी मेरी मेहनत पर, तरस नहीं आया उसको जरा भी मेरी मेहनत पर। चकनाचूर किया बड़ी रहमी से मेरा गरीब खाना, चकनाचूर किया बड़ी बेरहमी से मेरा गरीब खाना। जो किरदार दिया प्रभु ने, जो किरदार दिया प्रभु ने उसे अच्छा निभाओ। जो किरदार दिया, जो भी काम दिया है, जैसा भी दिया है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता,
अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, अपने किरदार को, अपनी एक्टिंग को पूरा करना। जो किरदार दिया प्रभु ने उसे अच्छा निभाओ, अपने आसपास तुम खुशनुमा माहौल बनाओ, अपने आसपास तुम खुशनुमा माहौल बनाओ। प्रभु से जो मिला तुम्हें उससे करो सच्चा सौदा। गुरु नानक को पिता ने थोड़े से पैसे दिए थे, कहा सच्चा सौदा करा, बेचारे ने किया सच्चा सौदा। आपको पता है उस सच्चे सौदे की वजह से तो गुरु नानक कितने बड़े महान हो गए। नहीं, तो सच्चा सौदा करना, सौदा नहीं करना, सच्चा सौदा करना। प्रभु से जो मिला तुम्हें उससे करो सच्चा सौदा, शुक्राना करो दिल से, शुक्राना करो दिल से, उनके सेवक बन जाओ, शुक्राना करो दिल से उनके सेवक। अदब से बात करोगे, अदब से बात करोगे तो बड़े लोग मान जाएंगे। कई बार घर में होता है यार, माँ बाप मानते नहीं हमारी बात, हम तो कहते वो मानते ही नहीं किसी बात को, और फिर वो रूठे रूठे रहते, घर से भागते इधर उधर, उल्टे सीधे काम करते बिना माँ बाप की मर्जी के। उनको समझा रहे हैं अदब से बात करोगे, अगर इज्जत से बात करोगे सब सुनते बड़े वाले भी, अदब से बात करोगे तो बड़े लोग मान जाएंगे, तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से जान जाएंगे। इत्मीनान से रखिएगा उनके सामने सब बात, इत्मीनान से रखिएगा उनके सामने सब बात, उनको मनाओगे तो तुम्हारी बात मान जाएंगे। बहुत सोच समझकर जिंदगी के असूल बनाओ। बिना असूल के जीवन बेकार है। जिंदगी में अपने हमें नियम बनाने हैं, उन नियमों पे चलना चाहिए, और बिना नियम के, बिना किसी मतलब लक्ष्य के तो चलना तो ऐसे है जैसे कभी इधर चले कभी इधर चले, तो कभी नहीं पहुंचेंगे लक्ष्य तक। तो बहुत सोच समझ कर जिंदगी के उसूल बनाओ, पक्का इरादा कर उन्हें जीवन में अपनाओ, पक्का इरादा कर उन्हें जीवन में अपनाओ। चलते ही जाना उसूलों की पगडंडी पर। एक सड़क होती है, एक पगडंडी होती है। आपने अपनी पहचान बनानी है, दूसरे के रास्ते निशानों पर नहीं चलना, लकीरों पर नहीं चलना। इसलिए कहा है चलते ही जाना है उसूलों की पगडंडी पर हमेशा, चलते ही जाना है उसूलों की पगडंडी पर हमेशा। राह की मुश्किलों से तुम कभी नहीं घबराओ, राह की मुश्किलों से तुम कभी नहीं घबराओ। होता क्या जिंदगी में, कहते सुख भी आता है दुख भी आता है, असल में ना सुख आता है ना दुख आता है, सब हमारे मन की दशा है। और मन की दशा क्यों है? कि हम चाहते हैं हर काम हमारे जो जैसे हम चाहते हैं वैसा हो। दशा क्यों है ऐसी? क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो। मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी, मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी। किसी काम में लगता ना मन, आंखें रहती रुआसी, रो नहीं रही जैसी आंखें जैसे रो रही है। मन माफिक ना मिले तो दिल में छा जाती है उदासी। किसी काम में लगता ना मन, आंखें रहती रुआसी। सुकून नहीं मिलता घर चले जाओ तुम कहीं पर भी, सुकून नहीं मिलता घर तुम चले जाओ कहीं पर भी। कहता है दिल छोड़कर सब माया बन जा सन्यासी, कहता है दिल सब छोड़कर माया बन जा सन्यासी। खूब हंसो, पहले भी बता चुका हूं कि दिल सलामत रखना है तो हंसो। खूब हंसो कि सांस कभी अटकने न पाए, खूब हंसो कि सांस कभी अटकने न पाए। दहाड़ो शेर सा दुश्मन फटकने न पाए। एक बार ऐसी बात हुई थी कि सांप था कहीं रास्ते में, तो बच्चे गुजरते थे तो सांप अजगर बैठा होता था, उसे पत्थर मारते। एक सन्यासी गुजरे तो उसने पूछा सन्यासी से, महाराज मैं क्या करूं, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, फिर भी आते जाते लोग मुझ पर पत्थर बरसाते हैं। मैंने भाई तू ऐसा कर, ये तो गलत बात है, पत्थर तो नहीं पड़ने चाहिए। कहते तू करता क्या है? कहते मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, वो डर जाते कि मुझे काटेंगे और मेरे को पत्थर मारते हैं। कहते भाई तू ये काम छोड़, तू आगे मत बढ़ा कर, डरा मत उनको,
तो तेरे को पत्थर नहीं पड़ेंगे। तो ठीक है, उसने डराना बंद कर दिया, लेकिन पत्थर फिर भी पड़े। अब कह महाराज अब क्या करूं मैं, आपने किसके कहना मैंने मान लिया, मैं किसी को कुछ नहीं कहता फिर भी पत्थर पड़ते हैं। कहना मैं अरे मैं कब आप क्या करते हो, कहते मैं कुछ नहीं कहता, मैं बैठा रहता हूँ। कहते ये मैंने तेरे से कब कहा है कुछ मत कर, अरे कम से कम फुंकार तो मार, फुंकार तो मार। तो फुंकार जरूर मारनी है भाई, अगर रहना है तो। दहाड़ो शेर सा कि दुश्मन फटकने ना पाए, क्रोध मोह अहंकार की जला डालो होली, क्रोध मोह अहंकार की जला डालो होली, ज्ञान फैलाओ अज्ञान पैर पटकने ना पाए, ज्ञान फैलाओ अज्ञान पैर पटकने ना पाए। काम आई थी खाके वसत, खाक आए काम आई थी खाके वतन हमारे वजूद वास्ते। ध्यान दीजिएगा, ये आखिर में बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग तकरीबन खा चुके हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। मैं भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मैं थक जाता हूँ। तो मैं आखिर में अपने देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। काम आई थी खाक के वतन, ये देश के हमारे वतन की जो खाक थी, मिट्टी थी, वो काम आई हमारे। किस काम आई? हमारे वजूद वास्ते, जो हमारा वजूद बना, हमारा शरीर बना, उसके काम आई। काम आई थी खाके वतन हमारे वजूद वास्ते, खाक हो जाएंगे हम भी, खाक हो जाएंगे हम भी इसकी हिफाजत वास्ते, खाक हो जाएंगे हम भी इसकी हिफाजत वास्ते। बच नहीं पाएगा हमारे होते हुए दुश्मन वतन का, बच नहीं पाएगा हमारे होते हुए दुश्मन वतन का, भारी पड़ेंगे अकेले ही उनके 1.25 लाख के वास्ते। ये बैठे 1.25 लाख वाले, भारी पड़े गए अकेले ही हम उनके 1.25 लाख के वास्ते। धन्यवाद, आनंद लीजिए। बुलाई थी आई नहीं, कवित्रों में थी, एक विज्ञान मैंने बुलाई थी वो आई नहीं। कहने लगी मेरा आज कार्यक्रम है NDTV में, अगर फुर्सत मिलेगी तो आऊँ। बहुत अच्छा, आप वहीं रहो, वो कार्यक्रम में जरूर करो। ये तो छोटा मोटा काम है, पहला स्टेप है जिंदगी का। आपको वहाँ अगर ज़्यादा सम्मान मिले तो जरूर जाइए, फिर रंजन जी नाराज हो जाएंगे, आगे कहना मत, वो कहना कि सम्मान भी करोगे। उनका प्रश्न था सम्मान भी करोगे, तो मेरे मन में आया एक बेटी का सम्मान तो हमेशा ही होता है अपने बाप के घर में, फिर भी अगर कह रही है तो इसके पीछे कोई राज है, सम्मान की जरूरत है इसको। तो वो आई नहीं बेचारी, लेकिन मैं सम्मान लेकर आया हूँ आप सब हाजिर है, आप सबको। भाई जब एक बेटी ने मांग लिया तो दूसरी बेटियों को क्यों छोड़ दूंगा? अरे कोई बात नहीं है, इतना आप भी हाँ उससे बड़ा मान कोई ये तो जरूर चाहिए। ये आप खड़े होकर इसी उनकी इच्छा यही है, कवियों की इच्छा यही है कि मेरे साथ आप आगे आ जाओ बेशक। हाँ जी आ गया, कहाँ गए? आगे आओ ना प्रभु जी, आगे आओ, इकट्ठी फोटो खींचेगी सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सब आने वालों का। ये मेरी पुस्तक है, आप पढ़िएगा, समीक्षा हो सके तो बताइएगा, सुधार